नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि 2024 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में आर्थिकी के साथ साथ विज्ञान संबंधी वन लाइनर करंट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आर्थिकी से। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखेंगे, भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और यह आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत टेक्स 2024 का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे, भारत टेक्स 2024 का संबंध वस्त्र कार्यक्रम से। यह एक वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम है। क्लियर? और इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अर्थात यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन है। तो याद रखेंगे, अफीम का शीर्ष उत्पादक देश म्यांमार है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो याद रखिएगा, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश म्यांमार है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एबीपी, इसके लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई। तो याद रखेंगे, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अर्थात एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। क्लियर? अगला देखिए। यहां पर देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम था जिसके तहत पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, इसमें टॉप 2 जो ब्लॉक हैं उनके नाम बताइए। तो याद रखिएगा, इसमें नंबर 1 पर जो ब्लॉक है उसका नाम है तिरयानी ब्लॉक। और याद रखेंगे, तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और जो दूसरा ब्लॉक है वो कौसाम्बी ब्लॉक है जो कि कौसाम्बी जिले उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर? तो याद रखेंगे, पहले नंबर पे तिरयानी ब्लॉक जो कि तेलंगाना राज्य में है और जिला का नाम है कुमारम भीम आसिफाबाद जिला, और दूसरा ब्लॉक है कौसाम्बी ब्लॉक जो कि कौसाम्बी जिले उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदुकुश हिमालयाज नामक पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, एडीबी ने, यानी एशियाई विकास बैंक ने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदुकुश हिमालयाज नामक पहल की शुरुआत की है। किसने? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस पहल के तहत एडीबी ने किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। यानी एडीबी ने किन देशों को क्लाइमेट एडॉप्टेशन में सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, उन देश का नाम है नेपाल और भूटान। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप कहेंगे कि एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी द्वारा चलाए गए पहल बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदुकुश हिमालयाज पहल के तहत नेपाल और भूटान की सहायता की जाएगी। किसमें? जलवायु अनुकूलन में। क्लियर? याद रखेंगे। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि जो एडीबी है इसके संदर्भ में एक नई नियुक्ति हुई है। एडीबी के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। क्या नाम है उनका? तो याद रखिएगा, एडीबी के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है? भार्गव दास गुप्ता। और याद रखेंगे, 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वें विश्व कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया। तो याद रखेंगे, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जो 23वें विश्व कांग्रेस का आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। यहां पर आप क्रम भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया और यह आयोजन 27 से 30 नवंबर 2023 के बीच हुआ। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 का पुरस्कार किसने जीता। तो याद रखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ESIC कहते हैं, इसके द्वारा ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता गया। क्लियर? और किस कांग्रेस में? तो स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वें विश्व कांग्रेस में यह पुरस्कार जीता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यानी ESIC ने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वें विश्व कांग्रेस जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ उसमें ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता है। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी की है। तो याद रखिएगा, UNCCD ने, किसने? UNCCD ने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। क्लियर? अब आपने ये तो देख लिया कि UNCCD ने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 जारी किया। क्या आप UNCCD का फुल फॉर्म बता सकते हैं? मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि UNCCD का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट
डिजर्टिफिकेशन। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्लियर है? हिंदी में इसको कहेंगे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो यूएनसीसीडी है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। क्लियर? क्योंकि कई बार आयोग फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्लियर है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो याद रखिएगा 2030 तक। तीसरी अर्थव्यवस्था और 2030 तक। क्लियर है? दोनों को कोरिलेट करिए, तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, क्रम जरूर याद रखेंगे कि इंडिया फूड एक्सपो 2023 किस क्रम का था? 9वां। क्लियर है? और इसका आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2023 के बीच लखनऊ में संपन्न हुआ। क्लियर है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो 9वां फूड एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ, इसका आयोजन किसने किया? तो याद रखिएगा, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 1 से 3 दिसंबर 2023 के बीच 9वें इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में किया। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें भागीदार देश कौन था? यानी जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लखनऊ में 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 आयोजन किया, उसमें भागीदार देश कौन था? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि इसमें भागीदार देश वियतनाम था। क्लियर है? कौन था? वियतनाम। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला बाली यात्रा का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के बीच उड़ीसा के कटक में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, जिसका नाम क्या है? बाली यात्रा, इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, बाली यात्रा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, और बाली यात्रा का आयोजन उड़ीसा के कटक में किया गया 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के बीच। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो याद रखेंगे, सहारनपुर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी उत्तर प्रदेश ने दी, और ये जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी वो किस जिले में होगी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखिएगा, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 तमिलनाडु के चेन्नई में 23 से 25 नवंबर 2023 के बीच। अगला पूछा जा रहा है कि हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात राज्य के अहमदाबाद के साइंस सिटी में किया गया। क्लियर है? तो हेमफेस्ट इंडिया 2023 कहां पर? साइंस सिटी अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन लंदन में किया गया। कहां पर? लंदन में। तो याद रखेंगे, यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन लंदन में किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बीबीसी के द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, बीबीसी ने जो 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, उसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, चूंकि आप इसके पहले फोर्ब्स 2023 की एक रिपोर्ट दे चुके हैं, जिसमें फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, और आपको याद होगा कि फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। क्लियर है? मैंने आपसे ये बात कई बार कही है कि जब कभी भी आप कोई रिपोर्ट पढ़ें तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये किसकी रिपोर्ट है, क्योंकि एक ही विषय पर एक से ज्यादा संस्था के द्वारा या एक से ज्यादा पत्रिका के द्वारा उस पर रिपोर्ट छापी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी पत्रिका की वो रिपोर्ट है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रिपोर्ट दी गई है। अब देखिए, बीबीसी के द्वारा जिन 4 महिलाओं को शामिल किया गया है उनके नाम अलग हैं, और जो फोर्ब्स के द्वारा 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, भारतीय महिलाओं को, उनके नाम अलग हैं।
सबसे पहले आप यहाँ पर बीबीसी के द्वारा जिन 4 महिलाओं को 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, पहले उनके नाम देखिए, फिर इसको कंपेयर करिए फोर्ब्स की पत्रिका में शामिल 4 महिलाओं से। क्लियर? तो स्थिति और स्पष्ट होगी। यहाँ पर पहला नाम है हरमनप्रीत कौर का। याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर को खेल श्रेणी में रखा गया है और अगर इनके एग्जैक्ट खेल की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर? दूसरा नाम है दिया मिर्जा का, जिनको मनोरंजन कैटेगरी से शामिल किया गया है। तीसरा नाम है जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो। क्या नाम है? जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो। इनको संस्कृति और शैक्षणिक क्षेत्र से शामिल किया गया है। और अगला नाम है आरती कुमार राव का, इनको जलवायु पायनियर्स श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? यानी हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो और चौथा नाम है आरती कुमार राव का। क्लियर? इनकी श्रेणी भी याद रखिएगा। अब हम अगर बात कर लें कि फोर्ब्स पत्रिका में जिन 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो उसमें पहला नाम है निर्मला सीतारमण जी का, जो कि वित्त मंत्री भारत सरकार है। इनको ओवरऑल रैंकिंग में 32वां स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर जो भारतीय महिला है उनका नाम है रोशनी नादार मल्होत्रा। याद रखिएगा, ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा है, इनका ओवरऑल रैंकिंग है 60 और ये एचसीएल कंपनी से संबंधित है। तीसरा नाम है सोमा मंडल, इनका ओवरऑल रैंकिंग में स्थान है 70वां और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। और चौथा नाम है किरण मजूमदार का, जिनका ओवरऑल रैंकिंग में 76वां स्थान है और किरण मजूमदार का संबंध बायोकॉन से। क्लियर? तो आपने दोनों बीबीसी और फोर्ब्स दोनों के द्वारा जो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, उनके नाम को क्लियर कट एक ही जगह कंपेयर कर लिया। अब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन अर्थात GLOPAC कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखेंगे, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। कब से कब तक? 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो याद रखिएगा, ये जो गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन अर्थात GLOPAC का आयोजन हुआ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। क्लियर? किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर? अच्छा, यहां पर आपने देखा कि ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन 2023 ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। आपने गुजरात के गांधीनगर के बारे में कुछ और तथ्य पढ़े हैं। अगर मैं उससे संदर्भित प्रश्न पूछूं आपसे जल्दी जल्दी, तो क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहां से हुआ, तो आप क्या कहेंगे? गांधीनगर, गुजरात से। क्लियर? सितंबर में ये आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन किया गया था। इसी तरह एक फैक्ट और आपने पढ़ा था कि 1857 से संबंधित सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का भी उद्घाटन कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। क्लियर? तो ये तीनों फैक्ट आप गांधीनगर, गुजरात से संबंधित याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 2023 में कौन सा संस्करण था? 11वां। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित हुआ, ये कहां पर हुआ? मेघालय के शिलांग में। क्लियर है? और कब से कब तक? 21 से 23 नवंबर 2023 के बीच। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो आप कहेंगे कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 21 से 23 नवंबर 2023 के बीच मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात ISO का अध्यक्ष भारत को चुना गया। किसको? भारत को। अब यहां पर एक प्रश्न मैं ये पूछूं कि किस बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात ISO का 2024 के लिए अध्यक्ष भारत को चुना गया? तो याद रखिएगा, ISO की 63वीं बैठक के दौरान। क्लियर है? तो जो आपसे प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात ISO की 63वीं बैठक कहां पर हुई? क्लियर है? तो याद रखिएगा, ISO की 63वीं बैठक लंदन में हुई और इसी बैठक में यह डिसाइड हुआ कि 2024 में ISO की अध्यक्षता भारत करेगा। क्लियर हो गया? देखिए, यहां पर चीनी की बात हो रही है, तो कई बार आपने देखा होगा कि यह पूछ लेता है कि इसका उत्पादन कहां पर सर्वाधिक है। तो अगर मैं इसकी संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा कर लूं होलिस्टिक फॉर्मेट में, तो याद रखिएगा, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्लियर है? यानी उपभोक्ता के मामले में भारत नंबर 1 पर है चीनी के। क्लियर? दूसरी बात, अगर आपसे उत्पादन के संदर्भ में पूछा जाए कि चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा। यानी चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील। क्लियर है? हाल ही में एक रिपोर्ट में यह पता चला कि इथेनॉल के उत्पादन में
तीसरे स्थान पर भारत है। क्लियर है? तो याद रखेंगे तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है इथेनॉल के उत्पादन में, तो आपका जवाब होगा भारत। क्लियर है? तो याद रखेंगे यूएसए और ब्राजील के बाद इथेनॉल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर भारत है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप इससे कोरिलेट करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड कोल एसोसिएशन अर्थात WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। ये जो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन है इसका नाम क्या हो गया है, फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। क्लियर है? तो ये बात पूरी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व ऊर्जा रोजगार, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे WEE, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की, तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IEA। क्लियर है? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो WEE है यानी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखिएगा ये दूसरा संस्करण था जिसको अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात IEA के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने राज्यों की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया, तो याद रखेंगे उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने यहां पर गायों की जनगणना कराने का निर्णय नवंबर 2023 में लिया है। क्लियर है? तो गायों की जनगणना कराने का निर्णय किसने, उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्टैब्लिश किया गया हाल ही में, तब आपका जवाब होगा इटावा में। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो याद रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात WIPO के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात WIPO के द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की गई। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा ये जो संपूर्ण सूचकांक है ये सिडबी के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिडबी ने ये जो संपूर्ण सूचकांक है किसके साथ मिलकर जारी किया, तो याद रखेंगे जोकाटा के साथ। किसके साथ मिलकर, जोकाटा के साथ। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो संपूर्ण सूचकांक है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है संपूर्ण सूचकांक। क्लियर है? तो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा संपूर्ण क्या है, तो याद रखेंगे ये MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित सूचकांक है। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कहेंगे कि MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित सूचकांक संपूर्ण सिडबी के द्वारा जोकाटा के साथ मिलकर नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे पूरी बात को, संपूर्ण सूचकांक सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर लॉन्च किया और इसका संबंध MSME के आर्थिक क्रियाकलाप। यहां पर चलते चलते एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि जो सिडबी है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? और सिडबी की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई और सिडबी का मुख्यालय पूछा गया आपसे, तो याद रखेंगे सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो याद रखेंगे सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAFRAL। क्लियर है? तो याद रखेंगे सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग अर्थात CAFRAL ने अपनी महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 7 सितंबर 2023 को जारी की। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट की थीम क्या है, तो याद रखेंगे रिपोर्ट की थीम है कनेक्टिंग द लास्ट माइल। क्लियर है? क्या है, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। तो याद रखेंगे कनेक्टिंग द लास्ट माइल थीम के साथ सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो याद रखिएगा क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और यह आयोजन कब से कब तक हुआ, तो याद रखेंगे 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर? कहां पर, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में
इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 2023 में इसका 42वां संस्करण आयोजित किया गया। किसका? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस तरह से कि 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस मेले का पार्टनर राज्य कौन था? तब याद रखिएगा कि पार्टनर राज्य पूछा जाए तो बिहार और केरल। क्लियर है? यानी जो 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 दिल्ली में हुआ 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच, इसमें पार्टनर राज्य था बिहार और केरल। क्लियर है? और अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि इस मेले का फोकस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो याद रखिएगा इस मेले का फोकस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, इसके फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होंगे। क्लियर है? तो इस पूरी बात को अगर मैं समराइज करूं तो आप ये कहेंगे कि 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टनर राज्य के तौर पर बिहार और केरल तथा फोकस राज्य के तौर पर झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और फोकस केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? याद रखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है फोकस राज्य के तौर पर। क्लियर? तो इस पूरी बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इनकोर ENCORE का विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे ENCORE का विकास भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि जो ENCORE है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। और ये ENCORE इसका विकास भारतीय चुनाव आयोग ने किया। इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे बेंगलुरु में 2 से 4 नवंबर 2023 के बीच इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो बेंगलुरु में 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया, यह कौन सा संस्करण था? तो याद रखेंगे ये 6ठा संस्करण था। क्लियर है? तो याद रखेंगे 6वां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया 2 से 4 नवंबर 2023 के बीच। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे नवंबर 2023 में खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO के द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। क्लियर है? किसके द्वारा? FAO के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे 6 नवंबर 2023 को UNDP ने, किसने? UNDP ने क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 जारी की। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो UNDP ने क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 जारी की, इसका शीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा इसका शीर्षक है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे नाइट फ्रैंक के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 जारी की है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो याद रखेंगे मनीला, फिलीपींस। क्लियर है? तो याद रखेंगे मनीला, फिलीपींस पहले स्थान पर है। किसमें? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में। क्लियर है? यह बात याद रखिएगा कि किसके द्वारा जारी की गई है। क्लियर है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर मनीला जो कि फिलीपींस में है। और इसमें भारतीय शहर में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा मुंबई इसमें भारतीय शहर में शीर्ष पर है और इसकी जो रैंक है वो है चौथी। क्लियर है? यानी अगर ओवरऑल रैंक देखें तो चौथी है और भारतीय शहर में ये शीर्ष पर है। कौन? मुंबई। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा रहा है कि एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? तो याद रखेंगे एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में 119 लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को? 119 लोगों को। और अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में 119 लोगों में पहले स्थान पर कौन आया है? तो याद रखेंगे एसीएल टेक्नोलॉजी से संबंधित शिव नाडर साहब। क्लियर है?
तो याद रखेंगे शीर्ष दानकर्ता यानी दानकर्ता की सूची में नंबर 1 पर शिव नाडर साहब हैं, जिनका संबंध एचसीएल टेक्नोलॉजी से। किस रिपोर्ट में? तो एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में। क्लियर? यहां पर आप टॉप 3 नाम याद रखिए। शिव नाडर एचसीएल टेक्नोलॉजी के नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर याद रखिएगा अजीम प्रेमजी हैं। अजीम प्रेमजी साहब का नंबर दूसरा, ये विप्रो से संबंधित है। और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है, क्योंकि एक बार प्रश्न बना करंट का और पूछा गया कि मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि टॉप 3 आप याद रखें। शिव नाडर साहब एचसीएल के पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे विप्रो के अजीम प्रेमजी साहब और तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी। क्लियर है? और ये जो शिव नाडर साहब हैं, इन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिए हैं। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट अर्थात एसबीएन प्लेटफॉर्म पर अपनी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। तो याद रखेंगे उस भारतीय बैंक का नाम है इंडिया एक्सिम बैंक। क्लियर? तो याद रखेंगे इंडिया एक्सिम बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट अर्थात एसबीएन प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया। किसने? इंडिया एक्सिम बैंक ने। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? लखनऊ में। क्लियर? तो ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग इस शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? क्या नाम है शीर्षक का? क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो याद रखिएगा इस तरह की रिपोर्ट एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी की गई। क्लियर है? यानी एफएटीएफ ने अक्टूबर 2023 में क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग नामक रिपोर्ट जारी की है। अगला देखिए। और एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट ओईसीडी के द्वारा यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। तो याद रखेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? यानी जो ओईसीडी ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है, यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रवासन और ओईसीडी देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश, इस पर आधारित है ये रिपोर्ट। क्लियर है? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट प्रवासन यानी माइग्रेशन और ओईसीडी देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश, इस पर आधारित ये रिपोर्ट है जो कि ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जारी की गई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की, इसमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की जो हिस्सेदारी है वो 2030 तक 80% से घटाकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा 2030 तक 80% से घटाकर इसके 73% होने का अनुमान किया गया है। क्लियर है? किसमें? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 में, जिसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। और इसमें कहा गया कि जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन का योगदान है, क्लियर, उसका जो पार्टिसिपेशन है जीवाश्म ईंधन का, वो 2030 तक 80% से घटकर 73% होगा। क्लियर? तो ये पूरी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के द्वारा इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, मैं अभी आपसे एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था कि जो आईईए है, जिसको आप कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसने ये तो बात ठीक है कि इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2023 जारी की है। इसने एक रिपोर्ट और जारी की है जिसको आपने अभी पढ़ा है। क्या आप उस रिपोर्ट को बता सकते हैं कि इसने अभी और कौन सी हाल ही में? तो आपने ये पढ़ा था कि विश्व ऊर्जा रोजगार यानी WEE यानी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023,
वो भी IEA के द्वारा जारी की गई थी। और उस समय आपने ये भी पढ़ा था कि इसका दूसरा संस्करण है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर जरा इसको समराइज कर रहा हूँ। IEA के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की गई है। एक रिपोर्ट है विश्व ऊर्जा रोजगार यानी WEE यानी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 और दूसरी रिपोर्ट है इलेक्ट्रिक्स ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2023। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जारी की गई। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी की गई। तो याद रखेंगे नॉर्ड लेयर के द्वारा वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 जारी किया गया और यह सूचकांक अक्टूबर 2023 में जारी किया गया। यहां पर पूछा जा रहा है कि सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? किस सूचकांक की बात की जा रही है? तो जो अभी आपने पढ़ा है कि वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023। तो जो वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 है जिसको नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया, इसमें टोटल 108 देश है। क्लियर है? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 है इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो याद रखेंगे डेनमार्क। और अगर ये पूछा जाए कि वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग, तो आपका जवाब होगा 64वें। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो आप ये कहेंगे कि नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 में टोटल 108 देशों में डेनमार्क पहले स्थान पर और भारत 64वें स्थान पर है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी 37% हो गई है। क्लियर है? 37% याद रखेंगे 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को 2 ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनका संबंध रेल मंत्रालय से है, इनको नवरत्न का दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा इसमें पहला नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और दूसरा नाम है राइट्स लिमिटेड का। क्लियर है? तो याद रखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखेंगे 16। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे वर्तमान समय में जो नवरत्न उपक्रमों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 16। याद रखिएगा ये जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है इसका क्रम 15वां और राइट्स लिमिटेड का क्रम 16वां है। क्लियर? तो याद रखेंगे 15वां नवरत्न उपक्रम कौन? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बना और 16वां नवरत्न उपक्रम राइट्स लिमिटेड बना है। क्लियर? अच्छा, इनको जो ये दर्जा दिया जाता है ये किसके द्वारा दर्जा दिया जाता है? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये जो नवरत्न का दर्जा है इनको वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान समय में नवरत्न उपक्रमों की संख्या टोटल 16 हो गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी की गई। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी की गई, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखेंगे इसमें शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड है। क्लियर? और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत 45वें स्थान पर है। किसमें? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। याद रखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में पहले नंबर पे नीदरलैंड और 45वें नंबर पे भारत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो याद रखेंगे उसमें योजना का नाम है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। क्लियर है? तो याद रखेंगे जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क है इसको टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए
अधिसूचित किया गया है। क्लियर है? और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो याद रखेंगे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क योजना को अधिसूचित किया गया ताकि टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिल सके। क्लियर? तो ये पूरी बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया? तो ये क्लियर कट याद रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा जारी की गई। क्लियर है? किसके द्वारा? IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट दी है। तो ये तो आपने देख लिया कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है 10 अक्टूबर 2023 को। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो याद रखिएगा, IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया कि 2023 के लिए जो विश्व की विकास दर है वो 3% रहने का अनुमान है। क्लियर? तो याद रखेंगे, IMF के अनुसार विश्व की विकास दर 2023 में कितना रहेगी? 3%। क्लियर है? और कह रहा है कि IMF की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP कितनी रहेगी? तो याद रखिएगा, भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.3% रहेगी। क्लियर है? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में 2024 का आंकड़ा दिया गया है और विश्व विकास दर में 2023 का आंकड़ा है। अब जरा इसको और देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विश्व विकास दर से। जो IMF की रिपोर्ट है, इसमें 2023 के लिए जो विश्व की विकास दर है वो तो 3% है। क्लियर है? अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इस रिपोर्ट में 2024 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित है, तब आपका जवाब होगा 2.9। कितना? 2.9%। क्लियर है? ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए विश्व की विकास दर 3%, 2024 के लिए विश्व की विकास दर 2.9%। क्लियर है? अब आइए भारत के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 में 2024 के लिए तो भारत की अनुमानित GDP 6.3% बताया। याद रखिएगा, 2023 के लिए भी भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.3% ही बताया है। क्लियर है? तो भारत के संदर्भ में तो आपको आराम है कि 2023 और 2024 इन दोनों वर्षों के लिए IMF ने बताया कि जो भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर होगी वो 6.3 ही होगी। क्लियर है? और विश्व के संदर्भ में 23 और 24 का आंकड़ा आप अलग अलग याद रखेंगे। 2023 के लिए 3% और 2024 के लिए 2.9% होगी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की जो सूची है वो किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। क्लियर? और अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूची में सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी को जगह बनाने में सफलता प्राप्त हुई है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम है NTPC। क्लियर है? और अगर इसकी ओवरऑल रैंकिंग आप देखेंगे तो 261वां स्थान है। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में भारत की NTPC ने अपना स्थान बनाया है और NTPC का जो ओवरऑल रैंक है वो 261वां है। क्लियर? स्पष्ट याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि ये सूची किसके द्वारा जारी की गई थी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो याद रखेंगे, विश्व का पहला हरित बॉन्ड मानक जो मंजूरी मिली है वो यूरोपीय संघ द्वारा दी गई। क्लियर? तो याद रखेंगे, यूरोपीय संघ द्वारा विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी दी गई। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो याद रखिएगा, वो है अंकटाड, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। क्लियर? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अर्थात UNCTAD के द्वारा अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अब देखिए, देख रहे हैं आप, सेम फैक्ट है, मतलब सेम आधार पर ये मूल्यांकन किया गया, लेकिन ऊपर अभी आपने पढ़ा था IMF के अकॉर्डिंग। अब आप यहां क्या पढ़ रहे हैं
यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि जो अंकटाड ने यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा अक्टूबर 2023 में व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो याद रखेंगे 2023 के लिए भारत की विकास दर अंकटाड ने 6.6% अनुमानित की है। क्लियर है? याद रखिएगा, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ये अंकटाड ने कहा कि 2023 के लिए भारत की जो विकास दर है वो 6.6% होगी। भारत की विकास दर 2024 के लिए 6.2% अनुमानित किया है। क्लियर है? और इस रिपोर्ट में जो विश्व के संदर्भ में विकास दर है वो 2.4% बताई गई है 2023 के लिए। क्लियर है? तो 2023 के लिए विश्व की रिपोर्ट, विश्व की विकास दर अंकटाड की तरफ से 2.4 बताई गई है। वहीं भारत के संदर्भ में 2023 के लिए जो विकास दर है वो 6.6 और 2024 के लिए जो भारत की विकास दर बताई गई है वो 6.2% बताई गई। क्लियर? तो ये स्पष्ट याद रखेंगे, ये अंकटाड और आईएमएफ दोनों के आधार पर जो आपने देखा है विकास दर, ये स्पष्ट रूप से आप अलग अलग याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत अर्थात यूएनएफपीए भारत के द्वारा जारी की गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे, यूएनएफपीए भारत अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई और ये रिपोर्ट 2023 के सितंबर माह में जारी की गई थी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? क्लियर? यानी जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत अर्थात यूएनएफपीए भारत के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई, इसमें यूएनएफपीए भारत का सहयोग किसने किया था? तब आपका जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान अर्थात आईआईपीएस के सहयोग से यूएनएफपीए भारत के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो याद रखिएगा, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई। क्लियर? अब यहां पर जिन लोगों ने घटनासार में बुक वाले सेक्शन को यानी पुस्तक और लेखक वाले सेक्शन को कवर किया है, तो याद करिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कॉमिक बुक और है जिसको एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा मिलकर जारी किया गया। क्यों ना उस कॉमिक बुक को भी यहां पर कोरिलेट कर लिया जाए। तो याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी और यूनेस्को ने कॉमिक बुक लॉन्च किया है उसका नाम है लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्या नाम है? लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्लियर? तो याद रखेंगे दोनों बातें, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा और लेट अस मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक एनसीईआरटी और यूनेस्को के कोलैबोरेशन से। क्लियर? दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट अभिनंदन का जो प्रारंभ है वो एयर इंडिया के द्वारा किया गया और इस प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत एयर इंडिया हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए यह अभियान शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। और किसका है? एयर इंडिया का यह अभियान है। क्लियर? और किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो याद रखेंगे, सूरत हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। यह आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? और याद रखेंगे, प्रोजेक्ट अभिनंदन का संबंध एयर इंडिया से है और प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने का यह अभियान है एयर इंडिया का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की है? तो याद रखिएगा, अफ्रीकी संघ ने। अफ्रीकी संघ ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो याद रखिएगा, टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची 12 सितंबर 2023 को जारी की गई। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो 12 सितंबर 2023 को टाइम मैगजीन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो याद रखेंगे, सबसे शीर्ष स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट, यानी कंपनियों में शीर्ष स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। किस रिपोर्ट में? टाइम मैगजीन की जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची। क्लियर है? यहां पर आप देख रहे हैं ना, मेरा फोकस ये है कि किसकी रिपोर्ट में? टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी है उसमें पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। याद रखिएगा, इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग में इन्फोसिस का स्थान देखें तो 64वां। यानी कहने का मतलब यह है कि जो टाइम मैगजीन के द्वारा
जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें भारत की इन्फोसिस कंपनी का स्थान है, लेकिन इसकी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 64वीं। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, और इसमें नंबर 1 पर माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखेंगे चैनालिसिस के द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो चैनालिसिस ने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो याद रखेंगे इसमें 154 देश शामिल हैं। ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखेंगे ये चौथा संस्करण है। और चैनालिसिस के द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किसका है? तो याद रखेंगे भारत का। क्लियर है? तो याद रखेंगे चैनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 में टोटल 154 देशों में भारत का स्थान पहला है। और याद रखिएगा ये चौथा संस्करण है, यानी चैनालिसिस की चौथी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 जारी की गई। क्लियर है? भारत पहले स्थान पर, टोटल 154 देश। अगला देखिए, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में 20 से 21 सितंबर 2023 के बीच वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो नई दिल्ली में 20 से 21 सितंबर 2023 के बीच वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखेंगे ये 14वां संस्करण था। तो 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, क्रम याद रखेंगे, 14वां संस्करण था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच रूस के व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर है? तो 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच रूस के व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेनदेन का संचालन किया गया? तो याद रखेंगे ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा भारत ने सिंगापुर के साथ पहली बार कागज रहित लेनदेन का संचालन शुरू किया। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत ने सिंगापुर के साथ पहली बार कागज रहित लेनदेन का संचालन शुरू किया है। अच्छा, एक प्रश्न और मैं यहां पर कोरिलेट करना चाह रहा हूं कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका संबंध भारत से। क्लियर है? तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। और मैं ये भी आपको याद दिला दूं, ये नियुक्ति सितंबर 2023 में हुई है। तो आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिए उनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम। क्या नाम है? थर्मन सनमुगरत्नम। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया सिंगापुर का। और सिंगापुर के साथ भारत पहली बार कागज रहित लेनदेन का संचालन किया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को, उस दिन भामा शाह जयंती होती है 29 जून को, तो उस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 29 जून को व्यापारी कल्याण वर्ष या व्यापारी कल्याण दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 29 जून को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो याद रखेंगे भामा शाह की जयंती। क्लियर है? तो याद रखेंगे 29 जून भामा शाह की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। क्लियर? 29 जून। अगला देखिए, अगला जो पार्ट है वो विज्ञान से संबंधित है। अब हम लोग विज्ञान से संबंधित जो वन लाइनर करंट है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का जो अनावरण है वो केरल राज्य के अलापुझा में किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे केरल के अलापुझा में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि इस सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है, तब आपका जवाब होगा बाराकूडा। क्लियर? तो अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो बाराकूडा नाम की भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण केरल राज्य के अलापुझा में किया गया। क्लियर? क्या नाम है इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का? बाराकूडा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है? तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक तकनीक विकसित की है जिसका नाम है अमृत। क्लियर? किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? और ये किसके द्वारा डेवलप की गई? आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्लियर है?
अब देखिए आईआईटी मद्रास से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर कहां पर अपनी एक सेंटर खोलने खोलने का ऐलान नहीं खोल दिया है। तो याद रखिएगा तंजानिया के जंजीबार में। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया के जंजीबार में सेंटर खोला गया है। क्लियर है? तो ये बात भी पूछी जा सकती है। अच्छा, अगर आपने घटनासार की नियुक्ति पढ़ी है हमारे साथ या अपने से भी पढ़ी है तो आपको निश्चित रूप से एक फैक्ट और यहां पर याद आ रहा होगा और मैं वहां पर कोरिलेट करना चाह रहा हूं कि जो आईआईटी मद्रास ने अपना एक सेंटर खोला तंजानिया के जंजीबार में, वहां पर पहली निदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो आपका जवाब आ रहा होगा प्रीति अगलायम की। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास की जो तंजानिया के जंजीबार में सेंटर है, इसकी जो पहली निदेशक नियुक्त हुई हैं उनका नाम है प्रीति अगलायम। क्लियर है? और याद रखिएगा ये किसी आईआईटी की पहली महिला निदेशक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्या नाम है? प्रीति अगलायम। क्लियर है? और यहां पर अगर आईआईटी के सेंटर की बात हो रही है वो भी भारत के बाहर की, तो ये भी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर कहां पर कैंपस खोला है? तो याद रखेंगे यूएई में। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने कम्युनिटी टैब में इस तरह के प्रश्न पूछा था और वहां पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि आईआईटी दिल्ली ने यूएई में अपना कैंप खोला है और आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में। क्लियर है? और उस कैंपस में तंजानिया के जंजीबार वाले कैंपस में प्रीति अगलायम को निदेशक नियुक्त किया गया। क्लियर? ये पूरी बात याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो याद रखिएगा उस संस्थान का नाम है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल। क्लियर है? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल। क्लियर है? इसने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे उस देश का नाम है चीन। तो चीन ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित 3 उपग्रहों को, मतलब ऐसा रॉकेट जो कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित था, उससे 3 उपग्रहों को लॉन्च किया किसने? चीन ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे उस देश का नाम है चीन। यानी चीन ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। और याद रखिएगा इस प्रयोगशाला का जो नाम रखा है वो जिनपिंग लैब है। क्लियर है? जिनपिंग लैब। और ये विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है जो कि चीन ने स्टैब्लिश की है। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि जो चीन की विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है जिसका नाम जिनपिंग लैब है, ये पृथ्वी के तल से 2400 मीटर नीचे गहराई पर स्थित है। कितनी गहराई पर है? 2400 मीटर गहराई पर स्थित है। और इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया? तो डार्क मैटर की खोज के लिए। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो डार्क मैटर की खोज के लिए चीन द्वारा लगभग 2400 मीटर गहराई पर विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। इस प्रयोगशाला का नाम जिनपिंग लैब है। क्लियर? ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत के किस देश से लाया गया? यानी पूछा जा रहा है कि जो भारत में साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा आया है वो किस देश से लाया गया? तो याद रखेंगे साइप्रस से। क्लियर है? तो साइप्रस से साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा भारत आया है। क्लियर है? और अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा साइप्रस से आया है ये किस पार्क में आवासित किया गया है? क्लियर है? यानी भारत के किस पार्क में इनको रखा गया? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक पार्क है जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। क्लियर है? तो देखिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में साइप्रस से लाए गए साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को रखा गया। क्लियर है? और ये जो साइबेरियन बाघ है इन जोड़ों का नाम क्या है? तो इसका नाम है लारा और अकामास। क्या नाम है? लारा और अकामास। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आपको याद रखना है साइबेरियन बाघों के जोड़े जिनका नाम लारा और अकामास है, इनको साइप्रस से लाने के बाद भारत के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में रखा गया। क्लियर है? अब देखिए यहां से अगर स्टैटिक पार्ट से प्रश्न बनाने की इच्छा हो जाए तो इस पूरे करंट के टॉपिक को एक किनारे रखकर प्रश्न ये बन सकता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है?
और ऑप्शन में लिखा रहेगा या तो राज्य के आधार पर लिखा रहेगा तो आप पश्चिम बंगाल को टिक करेंगे, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी तब आप दार्जिलिंग टिक करेंगे। क्लियर है? तो याद रखेंगे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है? और इन साइबेरियन बाघों के जोड़े का नाम भी याद रखेंगे, लारा और अकामास, जो कि साइप्रस से आए हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो याद रखिएगा ये जो एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की गई है ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए, वो मेटा और आईबीएम के द्वारा की गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे मेटा और आईबीएम के कोलैबोरेशन से ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस को लॉन्च किया गया है 5 दिसंबर 2023 को। क्लियर है? किसके द्वारा? मेटा और आईबीएम के द्वारा। क्लियर है? यहां पर चलते चलते एक प्रश्न का और आप जवाब दीजिए कि अभी हाल ही में एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एआई मॉडल जेमिनी। तो याद रखिएगा गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। क्लियर है? तो इसी से संदर्भित प्रश्न था तो मैंने कोरिलेट कर लिया। तो दोनों बात याद रखेंगे कि मेटा और आईबीएम के द्वारा ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस को लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ याद रखेंगे कि गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। क्लियर है? तो जेमिनी किससे संबंधित है? गूगल से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा चीन के द्वारा। तो याद आपने देखा ये तीसरा पॉइंट है इससे संबंधित। इसके पहले आपने पढ़ा था कि विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला चीन के द्वारा, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रह को लॉन्च करने वाला चीन था, और यहां पढ़ रहे हैं कि विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ भी चीन के द्वारा किया गया। क्लियर? अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहां शुरू किया गया? अब देखिए, जब कई संदर्भ चीन के संदर्भ में होने लगते हैं तो वहां पर गलती भी हो सकती है, इसलिए यहां पर बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर, तब आप जापान का नाम लेंगे। क्लियर है? तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर कहां पर? जापान में। और इस विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर जो कि जापान से संबंधित है, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका नाम है JT60SA। क्या नाम है? JT60SA। क्लियर है? और ये कहां से संबंधित है? जापान से। और जापान ने किसके सहयोग से इस परियोजना को किया है, शुरू किया है? तो याद रखेंगे यूरोपीय संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूरोपीय संघ के सहयोग से। तो याद रखेंगे जापान के द्वारा जो विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन शुरू किया गया है, जिसका नाम JT60SA है, वो यूरोपीय संघ के सहयोग से शुरू किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजने वाला देश ईरान है। क्लियर है? ईरान ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने निम्न भूकक्षा यानी LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सेटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी TASL। तो याद रखेंगे टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने निम्न भूकक्षा यानी LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सेटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध किया है। क्लियर? तो याद रखेंगे सेटेलॉजिक इंक और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL, इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है किसके लिए? तो निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु। क्लियर है? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखेंगे जो पहला निम्न भूकक्षा उपग्रह है उसका नाम रखा गया TSAT फर्स्ट ए। TSAT फर्स्ट ए। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम सेलम रखा है। क्या नाम रखा गया? सेलम। तो याद रखेंगे आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेलम किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस के उपग्रह से संबंधित है सेलम, और इसका नाम रखा है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने NI ऑन मेथन शीर्षक हेतु 2023 में एक रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IMEO। क्लियर है? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी यानी IMEO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है NI ऑन मेथेन 2023। क्लियर है? तो NI ऑन मेथेन 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? IMEO यानी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर
मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? तो याद रखिएगा, मीथेन उत्सर्जन से जो ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान है वो 30% का है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मानव गतिविधियों से होने वाला जो मीथेन उत्सर्जन है इसका ग्लोबल वार्मिंग में 30% का योगदान है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखेंगे, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो याद रखेंगे, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, इसने जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें टॉप 3 कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर इसमें फिनलैंड है। क्लियर है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर यूएसए है। क्लियर है? दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर फिनलैंड है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें यूएसए नंबर 1 पर था, भारत का कौन सा रैंक है? तो याद रखेंगे, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 60वीं है। क्लियर है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 60वीं। क्लियर है? और किसने जारी किया? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ने। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 आईएमडी के द्वारा जारी की गई। आईएमडी का मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अर्थात आईएमडी ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 जारी की गई। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आईएमडी ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया 2023, इसमें शीर्ष 3 पर कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा, इसमें पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, आईएमडी के विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे पे नीदरलैंड और तीसरे पर सिंगापुर है। क्लियर है? और यूएसए अभी और किस में पहले स्थान पर था? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में। क्लियर है? तो अगर आप इसको इस तरह याद कर लें तो आपके लिए और आसान होगा कि यूएसए 2 इंडेक्स में, एक तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में और साथ ही साथ नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर है। क्लियर है? जैसे जैसे और इंडेक्स आते जाए वैसे वैसे इंक्लूड यूएसए को आप करते चलिए। क्लियर? ताकि आपको याद हो जाएगा कि यूएसए किस किस रैंक रिपोर्ट में नंबर 1 पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो याद रखेंगे, भारत को 49वां स्थान मिला है। तो याद रखेंगे, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को 49वां स्थान है और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 60वां था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहली स्वदेशी सैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो 21 नवंबर 2023 को हुआ, भारतीय नौसेना के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो याद रखिएगा, जो पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल है, इसको जो परीक्षण किया गया वो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया। क्लियर है? तो यहां अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में सही कर दूं तो आप ये कहेंगे कि देश की पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का जो परीक्षण है वो भारतीय नौसेना ने डीआरडी के सहयोग से सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से 21 नवंबर 2023 को किया। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। और ये जो विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिश किया गया अबू धाबी में, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। क्या नाम है? अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना, जो कहां पर है? अबू धाबी में। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना किस जगह से संबंधित है? तो याद रखेंगे, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है डोमिनिका। क्या नाम है? डोमिनिका। तो याद रखिएगा, डोमिनिका ने स्पर्म
वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, डोमिनिका ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? तो यानी यूनाइटेड किंगडम ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया हेतु इलाज के लिए विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। क्लियर है? सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज के लिए विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी किसने दी? यूनाइटेड किंगडम ने। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। इसका टारगेट कब तक का है और कहां से प्रारंभ किया है? इन दोनों बातों पर चर्चा हुई है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, और जिनको याद है उनको शुभकामनाएं और बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रारंभ किया गया और टारगेट है 2047, यानी भारत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन भारत से करना चाहता है, और इसके लिए एक मिशन की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के शहडोल से। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DSOC, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा, नासा ने। तो नासा ने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस यानी DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि DSOC क्या है, तो याद रखेंगे पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। क्लियर है? DSOC क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार, और यह किससे संबंधित है? नासा से। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सुदर्शन। तो याद रखेंगे, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन। और आप सभी जानते हैं कि जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, भारत ने किस देश से लिया है? तो याद रखेंगे, रूस से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया? तो याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जो अकेलापन है, ये एक बहुत गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है। लोनलीनेस, यानी जो अकेलापन है, व्यक्ति अपने आप को अकेला रखना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, या उसको ये लगता है कि मेरी बात को कोई दूसरा अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। इस तरह की जो गंभीर समस्या है, वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अकेलेपन के लिए, जो एक वैश्विक खतरा है, इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया है। ये आयोग का गठन किसके नेतृत्व में है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं, और दूसरे हैं चिडो मपेम्बा। चिडो मपेम्बा। तो याद रखेंगे, डॉक्टर विवेक मूर्ति और चिडो मपेम्बा, जो कि अफ्रीकी संघ से संबंधित हैं, इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसके लिए? तो अकेलापन जो एक वैश्विक खतरा है, इससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है, इसके लिए डॉक्टर विवेक मूर्ति और चिडो मपेम्बा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है WHO ने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो याद रखिएगा, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अब चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इक्सचिक। क्या नाम है? इक्सचिक। तो याद रखेंगे, इक्सचिक नाम की ये जो चिकनगुनिया का ये जो वैक्सीन है, टीका है, इसको किस देश के द्वारा मंजूरी मिली है? तो याद रखेंगे, इसको अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है, और ये विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है। क्लियर? तो दो बातें आपको याद रखना है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या है? इक्सचिक। और इसको मंजूरी किस देश ने दी है? मान्यता किसने अपने यहाँ दी है? अमेरिका ने। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की गई। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, इसमें सर्वाधिक टीबी मामले किन 3 देशों में? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक टीबी मामले भारत में है, जो कि 27% है, यानी टोटल टीबी मामले के 27% मामले अकेले भारत में है, और इसीलिए सर्वाधिक टीबी मामलों के शीर्ष 3 देशों में नंबर 1 पर भारत है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर चीन है। क्लियर? तो याद रखेंगे, सर्वाधिक टीबी मामले में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, उसमें पहले नंबर पे भारत, दूसरे पर इंडोनेशिया और तीसरे पर चीन है। जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि भारत ने एक मिशन शुरू किया है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन,
जिसका टारगेट है कि 2047 तक वो भारत से सिकल सेल एनीमिया को पूर्णतः समाप्त करेगा और मध्य प्रदेश के शहडोल से इस मिशन का प्रारंभ हुआ। ठीक उसी तरह से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भारत ने टीबी को समाप्त करने के लिए क्या कोई टारगेट रखा है? तो आपका जवाब होगा हाँ। 2025 तक भारत का टारगेट है कि वो अपने यहां से टीबी को समाप्त करेगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि टीबी को समाप्त करने का जो वैश्विक टारगेट है वो 2030 तक का है। क्लियर है? यानी विश्व का टारगेट है कि 2030 तक, और भारत ने 5 साल पहले 2025 तक ये निर्धारित किया कि वो भारत से टीबी को समाप्त कर देगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सर्वाधिक टीबी मामले हैं वो भारत में 27%। क्लियर है? दूसरे पर इंडोनेशिया और तीसरे पर चीन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का नाम क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि विश्व में पहला एआई रोबोट ऐसा है जिसको सीईओ बनाया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे उस एआई रोबोट सीईओ का नाम है मीका। क्या नाम है? मीका। याद रखेंगे नाम। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया? यानी जो मीका है, जो कि एआई रोबोट सीईओ है, किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे डिक्टाडोर। कंपनी का नाम क्या है? डिक्टाडोर। क्लियर? तो डिक्टाडोर कंपनी के द्वारा एआई रोबोट सीईओ नियुक्त किया गया जिसका नाम है मीका। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? क्लियर है? तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैटबॉट ग्रोक का संबंध जो है एक्स से। किससे है? एक्स से। आप सभी को पता है कि ट्विटर ने अपना नाम परिवर्तित करके एक्स कर लिया है, और एक्स का ही एआई चैटबॉट है जिसका नाम है ग्रोक। क्या नाम है? ग्रोक। और अभी हमने आपसे बताया था कि एक एआई मॉडल है जेमिनी, वो किससे संबंधित है? गूगल से। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो याद रखेंगे उस एजेंसी का नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूरी रंगीन तस्वीर जारी की गई। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस मिशन के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की पूरी रंगीन तस्वीर जारी की? तो याद रखिएगा उस मिशन का नाम है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। क्लियर? तो याद रखेंगे यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की संपूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। क्लियर? और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे औंधपुणे में। क्लियर है? कहां पर? औंधपुणे में। तो याद रखिएगा औंधपुणे में मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच संपन्न हुआ। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसआरबीएम का परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा उसका नाम है प्रलय। क्लियर है? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रलय का संबंध किससे है? तो आप क्या कहेंगे कि प्रलय एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर है? और इसका परीक्षण कब किया गया? 7 नवंबर 2023 को। क्लियर है? तो प्रलय क्या है? लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसआरबीएम है, और इसका परीक्षण 7 नवंबर 2023 को किया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा कोस्टा सेरेना का। किसका? कोस्टा सेरेना का। तो याद रखेंगे कोस्टा सेरेना का अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया। कोस्टा सेरेना का अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया। क्लियर है? कोस्टा सेरेना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालाजार से मुक्ति घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश है बांग्लादेश। क्लियर है? कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि INFUSC मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो याद रखेंगे INFUSC मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। 29 अक्टूबर 2023 को नासा ने INFUSC मिशन को लॉन्च किया। अब अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि INFUSC जो कि मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नासा द्वारा जारी मिशन है INFUSC, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन फर्स्ट यानी TVD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा गगनयान मिशन का। क्लियर है? तो याद रखेंगे गगनयान मिशन का पहला
फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन फर्स्ट, यानी TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो वो है गगनयान मिशन। और कब किया गया? 21 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन का TVD-1 सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इसका मतलब क्या है? फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन फर्स्ट। क्लियर है? किससे संबंधित है? गगनयान मिशन से संबंधित है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो याद रखिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नामक रोग का उन्मूलन करने वाला जो देश है वो कौन है? लाओस, यानी लाओ PDR। तो याद रखिएगा, लिम्फोटिक फाइलेरियोसिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है लाओस, यानी लाओ PDR। और अभी आपने बांग्लादेश को किस संदर्भ में पढ़ा है? कालाजार मुक्ति घोषित होने वाला विश्व का पहला देश है बांग्लादेश। क्लियर है? तो याद रखेंगे, लाओस लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से उन्मूलन होने वाला और बांग्लादेश कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला देश है। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का उन्मूलन टारगेट रखा है? तो याद रखिएगा 2027 तक। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन का टारगेट रखा है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा एविएशन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति घोषित का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH। तो याद रखेंगे, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा भारत द्वारा एविएशन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति घोषित का समर्थन किया गया। क्लियर है? यानी भारत द्वारा जो एविएशन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा की गई है, इसका समर्थन किसने किया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो याद रखिएगा, सागर मैत्री मिशन 4 पर जो पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ उसका नाम है INS सागर ध्वनि। क्लियर है? तो याद रखेंगे, INS सागर ध्वनि सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना होने के लिए उत्तरी अरब सागर की तरफ निकला है। क्लियर? तो याद रखेंगे, कौन सा अनुसंधान पोत है? INS सागर ध्वनि। क्लियर? तो दो बातें याद रखना है, INS सागर ध्वनि सागर मैत्री मिशन 4 के लिए उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है मिस्र। तो याद रखेंगे, मिस्र जो है ये हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश बना है। क्लियर? तो याद रखेंगे, मिस्र। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों में मलेरिया का रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, बच्चों में मलेरिया की, याद रखेंगे, बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए जिस टीके को मंजूरी दी गई है उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। क्लियर है? R21 मैट्रिक्स M। क्लियर है? ये बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए टीका है जिसको मंजूरी दी गई है 2 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET 46 क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो PET 46 है ये एक एंजाइम है। क्लियर है? और जो PET 46 एंजाइम है इसका उपयोग क्या है? तो याद रखिएगा, समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में उपयोगी PET 46 एंजाइम है। क्लियर है? और PET का फुल फॉर्म क्या है? तो PET का फुल फॉर्म है यहाँ पर पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। क्या नाम है? पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। क्लियर है? तो याद रखेंगे, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट 46 यानी PET 46 ये एक एंजाइम है और इसका उपयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, WHO के द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पहली रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर को जारी किया गया। कब? सितंबर 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो याद रखिएगा, सर्प सार्क के द्वारा। किसके द्वारा? सर्प सार्क के द्वारा। तो याद रखेंगे, सर्प सार्क के द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 जारी किया गया। क्लियर है? किसके द्वारा? सर्प सार्क के द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूचकांक में कुल कितने देश हैं? तो याद रखेंगे, सर्प सार्क के द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में टोटल 121 देश हैं और इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है। क्लियर है? और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो कि सर्प सार्क के द्वारा जारी किया गया जिसमें टोटल 121 देश हैं, फ्रांस नंबर 1 पर है, इसमें भारत की रैंकिंग
52वीं। क्लियर है? तो याद रखेंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 52वीं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? तो याद रखेंगे 600। क्लियर है? यानी स्वदेशी रूप से निर्मित 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया। क्लियर? और यहां अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जिस 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है, इसको नाम क्या दिया गया? यानी जो स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे विभव के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा विभव क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है और हाल ही में भारतीय थल सेना में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस यानी विभव को शामिल किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो याद रखिएगा ये जो मत्स्य 6000 है, ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। क्लियर है? मत्स्य 6000 क्या है? मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ऑपरेशन सजग का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 18 सितंबर 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर आईआईटी बॉम्बे के संदर्भ में एक बात और आपको याद होगी, इस पर चर्चा हो भी चुकी है। जब आप घटना सार का वन लाइनर पढ़ रहे थे तो इसमें एक बार बात हुई थी कि कार्बन नैनोफ्लोरेट के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में सकुशल परिवर्तित करने का जो काम है वो किस संस्थान के द्वारा किया गया? तब भी आपने पढ़ा था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो आईआईटी बॉम्बे को इन दोनों संदर्भ में आप याद रखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है। साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे ने कार्बन नैनोफ्लोरेट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में सकुशल परिवर्तित करने का काम किया है। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? एरोबोट ने। किसने लॉन्च किया है? एरोबोट ने लॉन्च किया। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि एरोबोट के द्वारा सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन को लॉन्च किया गया। क्लियर है? किसके द्वारा? एरोबोट के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो याद रखिएगा सितंबर 2023 में जो 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा ये एक धूमकेतु है। क्लियर है? तो याद रखेंगे निशिमुरा क्या है? एक धूमकेतु है जो सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा है। क्लियर है? और अगला पूछा जा रहा है कि ये जो निशिमुरा धूमकेतु है किस रंग का धूमकेतु है? तो याद रखेंगे हरे रंग का। क्लियर है? निशिमुरा धूमकेतु किस रंग का? हरे रंग का। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह पर। क्लियर है? तो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न ये बताइए जवाब कि लाल ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो याद रखेंगे नासा के द्वारा। क्लियर है? और किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो याद रखिएगा उस उपकरण का नाम है MOXIE। क्लियर है? तो याद रखेंगे MOXIE उपकरण के माध्यम से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित करने वाली संस्था का नाम नासा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS पर एक मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो हो गए। क्या नाम है उनका? फ्रैंक रूबियो। और याद रखिएगा ये अमेरिकन है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो। क्लियर है?
और फ्रैंक रूबियो ने कितने समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर समय बिताया? तो याद रखेंगे 371 दिन। कितने दिन? 371 दिन। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? तो याद रखेंगे 4 से 14 सितंबर 2023 के बीच भारतीय वायुसेना ने त्रिशूल नाम से वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। क्या नाम है अभ्यास का? त्रिशूल। तो याद रखेंगे जो त्रिशूल वार्षिक सैन्य अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया 4 से 14 सितंबर 2023 के बीच। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो याद रखेंगे भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। क्लियर? तो आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या नाम है? इंद्रजाल। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की? तो याद रखिएगा भारतीय ऑयल सार्डिन मछली की। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय ऑयल सार्डिन मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है। किस मछली के? भारतीय ऑयल सार्डिन मछली के। क्लियर? ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर, क्या नाम है उस मून मिशन का? मून स्नाइपर को लॉन्च किया? तो याद रखेंगे जापान के द्वारा। तो 7 सितंबर 2023 को जापान ने एक मून मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? मून स्नाइपर। क्लियर? तो मून स्नाइपर किससे संबंधित है? जापान से। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा ग्लैक्स आई के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत में ग्लैक्स आई स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया। क्लियर है? तो उस स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम क्या है? तो याद रखेंगे ग्लैक्स आई। क्लियर है? तो याद रखेंगे ग्लैक्स आई एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया है। और कब किया? अगस्त 2023 में। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा सूर्य के अध्ययन के लिए जिस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। अब देखिए आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? तिथि बहुत पूछी जाती है। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। यहां पर यह बात भी ध्यान रखिएगा कि जो आदित्य L1 मिशन है ये L1 पॉइंट पर 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक पहुंच गया। क्लियर है? तो कब पहुंचा है? 6 जनवरी 2024 को। और कब लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को? तो याद रखेंगे 2 सितंबर 2023 को। क्लियर है? और इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो इसरो के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रक्षेपण वाहन से इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा PSLV C57 PSLV C57 प्रक्षेपण वाहन के तहत इसरो के द्वारा आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और ये L1 पॉइंट पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। क्लियर? अब यहां पर आपने आदित्य L1 को तो देख लिया सूर्य के अध्ययन के संदर्भ में। अब यहां पर हम थोड़ा सा चंद्रयान 3 को भी कोरिलेट करना चाह रहे थे। संक्षिप्त में ही देख लीजिए जो प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखेंगे डेट 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया। और चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कब हुआ? तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया। देखिए भारत के द्वारा इस 23 अगस्त को एक राष्ट्रीय दिवस के तौर पर घोषित किया गया। वो दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्लियर है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को, जिस डेट को चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया। क्लियर है? और याद रखिएगा जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया उसका उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। क्लियर है?
और एक बात और बस याद रखिएगा कि जो चंद्रयान 2 जहां पर पॉइंट पर टच हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप स्पेसिफिक याद रखें। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो याद रखिएगा, अगस्त 2023 में मछुआरों किसके लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया। क्लियर है? किसके लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस को विकसित किया गया। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप विज्ञान में करंट के संदर्भ में देखिए, मेरा ये प्रयास रहता है कि कैसे होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपके करंट के टॉपिक को कंप्लीट कराया जाए। क्लियर है? ताकि आपका बार बार रिवीजन भी होता रहे और आपको अच्छा आउटपुट निकल के आए। ये मेरी तरफ से प्रयास किया जाता है। जितना ईश्वर ने मुझे समझ दी है, उस पूरी समझ का इस्तेमाल मैं करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिल सके, इसका प्रयास करता हूँ। आज की क्लास यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। मेरे ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हैं। आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है प्रयास, तो आप अपने सर्किल में इसको शेयर करना ना भूलें। देखिए, मैं इस बात को कभी कहता नहीं हूँ। मैं क्लास को पूरी क्लास में मेरी कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें टू द पॉइंट काम मैं ना करता हूँ। मेरा काम है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, किस तरह से सरलतम तरीके से फैक्ट को आप तक पहुँचाया जाए। उसमें थोड़ा-सा सहयोग आपका ये रहे कि आप उसको थोड़ा-सा शेयर कर दिया करें। ये काम थोड़ा-सा आप देख लें, क्योंकि मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ अपने लेवल पे आप देख लें। मेरे लेवल पे बस इस बात को छोड़ें कि किस तरह से फैक्ट को आसान तरीके से समझाकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको लाया जाए। ये काम मेरे हिस्से में रहे तो काफ़ी अच्छा है। और कहीं पर भी कोई प्रचार नहीं। मेरे ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हैं, ये बिल्कुल घोषित है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।